बाबू जगदेव प्रसाद इस देश में एक राष्ट्रीय स्तर की लोकतांत्रिक पार्टी बनाना चाहते थे। काशीराम साहब इस देश में एक राष्ट्रीय स्तर की बहुजन की पार्टी बनाना चाहते थे, लेकिन वह पार्टी बनाने का जो रास्ता था मान्यवर काशीराम का अलग था और बाबू जगदेव प्रसाद का अलग था। तो काशीराम ने ये जो प्रभुत्वशाली जातियाँ थी जो राजनीतिक तौर पर दूसरों को स्पेस नहीं दे रही थी, उनको स्पेस दिया, उनके बरक्स उन लोगों को स्पेस दिया जिनको अब तक राजनीति में स्पेस नहीं था। लेकिन उन्होंने बाबू जगदेव प्रसाद की भांति लोकतांत्रिक पार्टी की कोई धारणा नहीं बनाई। तो आप देखिए कि 83-84 से ही पार्टी में या शुरू से ही विद्रोह शुरू हो गया। राज बहादुर कोरी जी ने विद्रोह किया, राम लखन वर्मा जी ने विद्रोह किया, डॉक्टर मसूद ने विद्रोह किया, सोनेलाल पटेल ने विद्रोह किया और विद्रोह का सिलसिला बीएसपी से अब तक चल रहा है। तो बदलाव लोकतंत्र की आधारशिला है, ये बाबू जगदेव प्रसाद समझ गए। जहाँ चेंज नहीं है वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, जहाँ स्पेस नहीं है वहाँ डेमोक्रेसी नहीं, जहाँ अवसर की समानता नहीं है वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। स्वतंत्रता आंदोलन के पहले कांग्रेस का जो विकास हुआ 1885 के बाद उसकी स्थापना से और 1947 तक, इस देश के विभिन्न धर्मों के, विभिन्न जातियों के, विभिन्न क्षेत्रों के तमाम प्रतिभाशाली लोग कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और अपने अपने ढंग से उन्होंने कांग्रेस के सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक आधार को फैलाने का अपने अपने ढंग से प्रयास किया, अपनी योग्यता क्षमता के अनुसार। लेकिन स्वतंत्रता के बाद नेहरू खानदान का ही पूरे तौर पर कब्जा हो गया। बाबू जगदेव प्रसाद को ये लगा कि भाई हम लोहिया जी के साथ काम कर रहे हैं, समाजवादी आंदोलन चला रहे हैं, पिछड़े पावे 100 में 60 की बात कर रहे हैं, दलितों, पिछड़ों, वंचितों के उत्थान की बात कर रहे हैं, और जब मुख्यमंत्री बनने का नंबर आया तो महामाया प्रसाद जी बन गए। तो वहीं से उनका एक विरोध का शुरुआत हुआ और उन्होंने लोहिया से अपना रास्ता अलग कर लिया। का दूसरा पहलू भी है कि शोषक के साथ शोषितों की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, इस राजनीतिक लड़ाई को उनसे अलग करना पड़ेगा। तो उन्होंने शोषित दल की स्थापना की। लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक संगठन की इसलिए नींव रखी कि उनका विजन था कि हम केंद्र की सत्ता पर काबिज हों, राज्य की सत्ता के बजाय केंद्र की सत्ता पर, और केंद्र की सत्ता पर ही काबिज होकर शोषित इस देश की सारी समस्याओं का समाधान कर सकता है। एक ही राजनीतिक दल में काम करने का जो विजन बाबू जगदेव प्रसाद का था वो काशीराम साहब का नहीं था। आजीवन वो रहे, फिर जब वो शारीरिक रूप से कमजोर हो गए तो बाद मायावती, जो उनकी जात बिरादरी की थी। तो भाई एक जात बिरादरी की पार्टी तो बन ही जाएगी ना, तो एक जात बिरादरी की पार्टी अगर बन जाएगी तो विद्रोह होगा, अन्य जातियों के लोग पार्टी बनाएंगे। दुर्भाग्य है कि वो भी वही काम कर रहे हैं जो इन्होंने किया। तो बाबू जगदेव प्रसाद का जो एक लोकतांत्रिक पार्टी बनाने का विजन था वो शायद काशीराम जी का नहीं था। हो रहा है तो गलत करने का प्रतिरोध करो, न मानेंगे न मारेंगे, हम बैठेंगे, हम हिंसा भी नहीं करेंगे लेकिन हम मानेंगे भी नहीं। तो धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, ये बाबू जगदेव प्रसाद के राजनीतिक उनके मार्ग का हिस्सा था। साथियों नमस्कार, मैं हूं विवेन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड न्यूज नेटवर्क। हमारे साथ हैं इस समय खास मेहमान तपेंद्र प्रसाद सर, पूर्व IAS, पूर्व मंत्री और पूर्व अध्यक्ष सम्यक पार्टी। अब सर से बात करेंगे कि जो बाबू जगदेव प्रसाद और काशीराम, ये उत्तर भारत में या हिंदी राज्यों में कहा जाए यही दो महापुरुष हैं जिन्होंने बहुजन और शोषित समाज की राजनीति को खड़ा किया। सर राजनीतिक मुद्दों पे और सामाजिक मुद्दों पे बाकी से अपनी राय रखते हैं और राजनीतिक मुद्दों पे कई बार चर्चा की हमने सर से, लेकिन आज हम खास विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि बाबू जगदेव प्रसाद और काशीराम साहब। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद विवेन जी, आप एक महत्वपूर्ण मुद्दों पर मेरा साक्षात्कार ले रहे हैं। आपके सभी दर्शकों को अभिवादन। जैसा कि सर हिंदी भाषा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो बाबू जगदेव प्रसाद और काशीराम साहब, इन्हीं दो लोगों का नाम आता है। बाबू जगदेव प्रसाद जी ने उनसे पहले, काशीराम साहब से पहले, उन्होंने शोषित राजनीति की नींव रखी, 100 में 90, 100 में 90 का नारा दिया। उसके बाद काशीराम साहब ने बहुजन समाज की बात की, बहुजन राजनीति की, और उन्होंने 1585 का नारा दिया। किस तरह से देखते हैं सर दोनों का अपने अपने समय में? देखिए, ऐसा है कि प्रत्येक राजनेता का अपने समकालीन राजनीतिक इतिहास में एक महत्व होता है और वो अपने बुद्धि विवेक, अपनी क्षमता के अनुसार बेहतर करने का प्रयास करता है। लेकिन ये भी सत्य है कि जब आने वाली पीढ़ी किसी को अपना आइकन बनाती है या मार्गदर्शक बनाती है या उसके कृतित्व व्यक्तित्व से प्रेरणा लेने का काम करती है तो उसकी समीक्षा भी करती है। हूबहू उसको उसका रिप्लिकेशन नहीं कर देती कि जो इन्होंने कह दिया वही ध्रुव सत्य है, उसी को आगे बढ़ाना है। तो दोनों महापुरुषों का राजनीति के प्रति, समाज के प्रति अपनी अपनी सोच थी और दोनों में कुछ भिन्नता भी थी और कुछ समानता भी थी। जैसे
ऐतिहासिक क्रम में माना जाए तो बाबू जगदेव प्रसाद मान्यवर काशीराम जी के पहले हुए। उस समय लोहिया जी का समाजवादी आंदोलन पूरे देश को एक प्रेरणा दे रहा था। उस समय पूरे देश की प्रमुख पार्टी कांग्रेस थी। उस समय भारतीय जनता पार्टी का कहीं अता पता बहुत ज़्यादा नहीं था, यानी उतनी प्रभावशाली नहीं थी। हालांकि भारतीय राजनीति में धीरे धीरे उनका दखल हर प्रांत में हर जगह हो रहा था, क्योंकि आरएसएस जैसा उनका संगठन उनके सपोर्ट में था। तो आरएसएस का नेटवर्क और बीजेपी का नेटवर्क वो सिंक्रोनाइज कर जाता है। लेकिन मुख्य राजनीतिक उनकी लड़ाई जो है वैचारिक रूप से वो कांग्रेस से थी। और कांग्रेस से क्यों थी वैचारिक रूप से लोहिया जी की? स्वतंत्रता आंदोलन के पहले कांग्रेस का जो विकास हुआ 1885 के बाद उसकी स्थापना से और 1947 तक इस देश के विभिन्न धर्मों के, विभिन्न जातियों के, विभिन्न क्षेत्रों के तमाम प्रतिभाशाली लोग कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और अपने अपने ढंग से उन्होंने कांग्रेस के सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक आधार को फैलाने का अपने अपने ढंग से प्रयास किया, अपनी योग्यता क्षमता के अनुसार। लेकिन स्वतंत्रता के बाद नेहरू खानदान का ही पूरे तौर पर कब्जा हो गया। हालांकि नेहरू जी ने बहुत काम किया, ज़मींदारी उन्मूलन का भी काम किया, तमाम जो जिसको कहते हैं मौलिक संरचना का काम भी उन्होंने किया। सिंचाई क्षेत्र में बड़े बड़े जलाशय बनाए, विद्युत उत्पादन में, बड़े बड़े भारी उद्योग, स्टील में, आयरन में, डिफेंस सेक्टर में, स्पेस सेक्टर में, ज्ञान विज्ञान को बढ़ाने के लिए उन्होंने तमाम IITs, IIM, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एम्स जैसे संस्थान खुलवाए। ये सब चीज़ें ठीक थी। लेकिन लोहिया जी को लगा कि इस देश की जो 85%, 90% या जो अधिकांश जनता है, उन्होंने कभी ये डिफाइन नहीं किया। उनका सिर्फ गणित का अगर अंक माना जाए तो एक ही अंक है कि पिछड़े पावे 100 में 60, यानी सन सोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। तो पिछड़ों के लिए 60% की वो बात करते थे। बाबू जगदेव प्रसाद शोषित समाज के 90% की बात करते थे और काशीराम साहब 85% की बात करते थे। तो लोहिया जी के समाजवादी आंदोलन से तमाम दलित समाज के भी, पिछड़े समाज के भी, आदिवासी समाज के तमाम प्रतिभाशाली नवयुवक उनकी व्यक्तित्व से, उनकी विचारधारा से और एक राजनीति में नया स्पेस, नया अवसर उनको मिलेगा, इसलिए उस समाजवादी आंदोलन से जुड़ गए। लोहिया जी के साथ तमाम सवर्ण जाति के लोग भी जुड़े थे, जो चाहते थे कि इस देश में एक समाजवादी, समतावादी राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था का निर्माण हो। तो वो लोग भी जुड़े थे। तो जब बिहार में सोशलिस्टों की सरकार बनी तो उन्होंने महामाया प्रसाद को, जो कि भूमिहार जाति के थे, उनको मुख्यमंत्री बना दिया। तो बाबू जगदेव प्रसाद को ये लगा कि भाई हम लोहिया जी के साथ काम कर रहे हैं, समाजवादी आंदोलन चला रहे हैं, पिछड़े पावे 100 में 60 की बात कर रहे हैं, दलितों, पिछड़ों, वंचितों के उत्थान की बात कर रहे हैं, और जब मुख्यमंत्री बनने का नंबर आया तो महामाया प्रसाद जी बन गए। तो वहीं से उनका एक विरोध का शुरुआत हुआ और उन्होंने लोहिया से अपना रास्ता अलग कर लिया। उन्होंने कहा मैं एक ऐसी राजनीति खड़ा करूंगा जिसमें इस देश के 90% जो शोषित वर्ग के लोग हैं। अब 90% शोषित वर्ग के लोग कैसे हो गए? उन्होंने इस देश की जितनी स्त्रियां थी सबको शोषित वर्ग में काउंट किया, वो चाहे किसी वर्ग की हो। तो 90% लोग हो गए, 10% शोषक और 90% शोषित। तो शोषक कौन है? शोषक वो हैं जो शिक्षा, सत्ता और समृद्धि सिर्फ अपने पास रखना चाहते हैं, इवन सम्मान भी अपने पास रखना चाहते हैं, चौथा भी जोड़ लीजिए इसको, और बाकी को इन 4 चीज़ों से वंचित रखना चाहते हैं। न सत्ता जाए, न शिक्षा जाए, न समृद्धि जाए, न व्यवसाय जाए और न सम्मान जाए, यानी बराबरी की बात भी न हो, स्वाभिमान सम्मान भी उनका न रहे। तो बाबू जगदेव प्रसाद ने एक नया रास्ता अपनाया। बाबू जगदेव प्रसाद भी बड़े प्रतिभाशाली आदमी थे, जुझारू आदमी थे, संघर्षशील आदमी थे, बड़े अच्छे संगठक थे, मेहनती भी थे। तो उन्होंने शोषित दल की स्थापना कर दी और उसके पहले तमाम पत्रिकाओं का वो संपादन किए थे, उसमें लेखन करते थे। वामपंथी लिटरेचर का बहुत गहनता से उन्होंने अध्ययन किया था और अपने पढ़ाई के दौरान भी वो अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी रहे थे। तो अंग्रेजी, हिंदी सब में उनकी पकड़ थी, अच्छा अध्ययन था। तो उस अध्ययन से उन्होंने ये निकाला कि शोषक के साथ रहकर शोषितों की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती।
ये तो अलग है कि शोषित जब सत्ता में आएंगे तो जरूरी कि शोषकों के साथ कोई अन्याय करेंगे, वो तो समतावादी समाज बनाने का काम करेंगे, सबके हित, सबके कल्याण, सबके मंगल का काम करेंगे। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है कि शोषक के साथ शोषितों की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। इस राजनीतिक लड़ाई को उनसे अलग करना पड़ेगा। तो उन्होंने शोषित दल की स्थापना की। लेकिन जो बाबू जगदेव प्रसाद का विजन था वो सिर्फ नारा या ये नहीं कि बस आप देश के हुक्मरान बन जाओ और सारे बीमारी का इलाज हो जाएगा। उन्होंने बीमारी का भी अध्ययन किया, बीमारी का कारण भी जाना, बीमारी को दूर करने का रास्ता भी समझा, उस रास्ते पर चलने का प्रयास भी किया, वो रास्ता भी बनाया, सारा काम किया। हम लोग क्या करते हैं, बीमारी तो समझ गए, उसका खूब वर्णन करेंगे, हाँ ये हो गया वो हो गया। आप देखिए ना पूरी सोशल मीडिया पर यही चल रहा है। उसका कारण क्या है ये भी चल रहा है, लेकिन उसका निदान कैसे होगा, समाधान कैसे होगा, इस पर कोई बात नहीं करना चाहता। तो बाबू जगदेव प्रसाद ने उसका निदान क्या है, समाधान क्या है, उस दिशा में काम किया। और उनकी दृष्टि बड़ी स्पष्ट थी कि ये विशाल भारत है, विविधता का भारत है। शोषित समाज में कोई एक जात बिरादरी तो है नहीं, कोई एक धर्म के लोग भी है नहीं है, कोई एक भाषा के लोग नहीं है, कोई एक संस्कृति के लोग नहीं है, कोई एक क्षेत्र में नहीं है कि भाई शोषित सिर्फ बिहार में हो, उत्तर प्रदेश में ना हो, मध्य प्रदेश में हो, राजस्थान में ना हो, या किसी जात विशेष में हो, या किसी धर्म विशेष में हो। तो उन्होंने ये दिया कि अगर शोषित केंद्र की सत्ता में पहुंचकर अपने समस्या का समाधान करेगा तो केंद्र की सत्ता में पहुंचेगा तभी तो ना, जब ऑल इंडिया लेवल की अखिल भारत स्तर की पार्टी बने। और शोषित समाज विविधता का समाज है। अगर एक व्यक्ति हरदम नेतृत्व में रहेगा तो कभी भी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी या शोषित की पार्टी नहीं बन सकती, क्योंकि शोषित एक जाति नहीं है ना, एक क्षेत्र नहीं है, वो उसमें तमाम जातियां सम्मिलित हैं। तो उन्होंने शुरुआत से ही अपना ये दृष्टि स्पष्ट रखा कि भाई सत्ता का माध्यम न समाज जागरूकता है, वो साथ साथ चलना चाहिए, न समाज की चेतना, न पाखंड दूर करना, न अंधविश्वास दूर करना, न इतिहास पढ़ाना। मात्र इससे नहीं होगा, लेकिन इससे भी होगा, लेकिन मात्र इससे नहीं होगा। ये काम समानांतर भी चल सकता है। मतलब सभी कामों को समांतर और एक रास्ता दिखाया, सभी चीज़ समांतर चलता रहे। भाई आप समाज भी जागरूक करो, आप इतिहास भी पढ़ाते रहो, आप गैडराइज भी करते रहो, आप उनको वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी पैदा करते रहो, आप जाति तोड़ने का भी अभियान चलाते रहो, और साथ ही साथ जो इन सब कार्यों से एक ऊर्जा पैदा होती है, उस ऊर्जा को एकत्र राजनीतिक रूप से करके सत्ता पर केंद्र में काबिज होइए और अपने कल्याण का काम कर लीजिए। तो उन्होंने शुरू से ही, जैसा मैंने कहा, विविधता का देश है, एक जात से बनेगा नहीं काम। तो उनका दृष्टि बड़ा क्लियर था कि शोषित की अगर पार्टी बनानी की तो शोषित की पार्टी लोकतांत्रिक ही बन सकती है। और लोकतांत्रिक का ये अर्थ नहीं हुआ कि हमारा नेता लोकतंत्र पर कितना बढ़िया भाषण दे रहा है, पूरा 4 घंटे का जो है डेमोक्रेसी कहाँ से शुरू हुई, पूरा यूनान, अरस्तु, प्लेटो, समाजवाद, मार्क्स, लेनिन सबकी व्याख्या करे। ये डेमोक्रेसी हो सकती है, इस पर ज्ञान जरूरी है, लेकिन डेमोक्रेसी तो तब आएगी जब उस पॉलिटिकल पार्टी का स्ट्रक्चर ऐसा हो कि पूरे देश से, हर जाति से, हर धर्म से, जो भी शोषित वर्ग में है, सबके बीच से हर स्तर पर नेतृत्व का उसको अवसर मिले। मतलब हम कह सकते हैं कि बाबू जगदेव प्रसाद लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक संगठन की नींव रखी। लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक संगठन की इसलिए नींव रखी कि उनका विजन था कि हम केंद्र की सत्ता पर काबिज हों, राज्य की सत्ता के बजाय केंद्र की सत्ता पर, और केंद्र की सत्ता पर ही काबिज होकर शोषित इस देश की सारी समस्याओं का समाधान कर सकता है। और केंद्र की सत्ता पर पहुंचने के लिए अखिल भारत स्तर की पार्टी चाहिए। अखिल भारत स्तर की पार्टी तब तक नहीं बन सकती जब तक हर जाति, हर क्षेत्र, हर धर्म का व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष न बने। यानी हर स्तर पर बदलाव हो, बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बदलाव हो, 3 साल में बदलाव हो, 5 साल में, जो भी रीति नीति, लेकिन बदलाव हो। तो बदलाव लोकतंत्र की आधारशिला है, ये बाबू जगदेव प्रसाद समझ गए। जहाँ चेंज नहीं है वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, जहाँ स्पेस नहीं है वहाँ डेमोक्रेसी नहीं, जहाँ अवसर की समानता नहीं है वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। इसलिए उन्होंने पार्टी बनाने वाले हो, पार्टी का संविधान लिखने वाले हो, पार्टी के फ्रेंड, फिलासफर, गाइड हो, रूपरेखा सब कुछ बनाने वाले, सब कुछ हो, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष किसको बना दिया? एक यादव को, बीपी मंडल को। तो कुशवाहा और ये दो तो कम से कम गहरे जुड़ गए। इसके बाद 67 में उन्होंने पार्टी बनाई। इसके बाद 72 में उनकी रामस्वरूप वर्मा जी से बात हुई, उन्होंने समाज दल बना रखा था। तो ये हुआ भाई, अपना विजन उन्होंने समझाया कि इस ढंग से अलग अलग से कोई फ़ायदा नहीं है।
और एक ही पार्टी में सबको अवसर मिलना चाहिए, तभी राष्ट्रीय स्तर की लोकतांत्रिक पार्टी हमारी देश की बन पाएगी। रामस्वरूप वर्मा जी को उनकी बात समझ में आई, तो दोनों ने मिल करके 1972 में बना लिया शोषित समाज दल, और उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर वो खुद नहीं बने, जबकि रामस्वरूप वर्मा जी तो अपने समाज दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। हाँ, लेकिन इस नए दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष ही उनको कंटिन्यू कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य था कि 1974 में शासन सत्ता द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। यही कांग्रेसियों की सरकार थी जो आज पिछड़ा पिछड़ा चिल्ला रहे हैं। इन्होंने पिछड़े वर्ग के आधुनिक भारत के सबसे प्रतिभाशाली राजनेता की हत्या कर दी। हाँ, अपने शासन के अधीन कर दी, सत्ता द्वारा उनकी हत्या की थी, हुई थी। लेकिन उसके बाद से शोषित समाज दल, पता नहीं अब वो विजन समझा पाए थे कि नहीं समझा पाए थे। हालांकि उनके तमाम लेखों में ये बात आई है, तमाम भाषणों में आई है कि शोषित समाज दल का उद्देश्य है कि हम इस देश में एक अखिल भारत स्तर की लोकतांत्रिक पार्टी यानी राष्ट्रीय स्तर की लोकतांत्रिक पार्टी बनाएंगे। ये उसका उद्देश्य, चाहते नहीं, बनाएंगे, ये उनका उद्देश्य। उस पर काम भी किया, उस पर उन्होंने उसकी पूरी रूपरेखा दी उन्होंने। उसके बाद उस विजन को शोषित समाज दल के लोग खुद नहीं लेकर आगे चल पाए, और उनका पूरा, अगर शोषित समाज दल का इतिहास पढ़ा जाए तो आप पाएंगे कि कुछ अध्यक्ष तो आज मृत्यु पर्यंत रहे, मृत्यु पर्यंत रहे, जब तक जिंदा रहे तब तक वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। तो कैसे पार्टी चलेगी? आज पार्टी उनकी खत्म हो गई। लेकिन बाबू जगदेव प्रसाद ने जो एक विचार दिया, पहला विचार ये दिया कि आप अगर शोषित समाज की राजनीति खड़ा करना चाहते हैं तो शोषक के साथ मिलकर आप राजनीति नहीं खड़ा कर सकते। दूसरा उन्होंने ये दिया कि बिना सत्ता के समाज, अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक क्षेत्र में आप परिवर्तन नहीं कर सकते। तीसरी बात ये की कि समाज जागरण, सांस्कृतिक जागरण, वैज्ञानिक सोच का विकास और केंद्र में सत्ता तक पहुंच के लिए संघर्ष, ये समानांतर चलना चाहिए। चौथी बात उन्होंने की कि इस पूरी लड़ाई के लिए एक राजनीतिक दल चाहिए, और वो राजनीतिक दल राष्ट्रीय स्तर का वो होना चाहिए, और राष्ट्रीय स्तर का दल तभी होगा जब आप लोकतांत्रिक पार्टी बनाओगे। तो ये विजन तो बाबू जगदेव प्रसाद का था। अब आप आइए उनके बाद मान्यवर काशीराम जी हुए। मान्यवर काशीराम जी ने बहुजन की बात कही। ये बहुजन शब्द आप जानते हो कि भगवान बुद्ध ने जब सारनाथ में प्रथम धम्म चक्र प्रवर्तन किया उन्होंने, तो वहीं उन्होंने बोला है कि चरित भिक्षुवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यानी हे भिक्षु चारिका करो। चारिका को कहते हैं कि जनता के बीच जाओ, वो जो आपको पिंड पात में दे दें उसी को खाओ और उन्हीं के बीच धर्म की बात करो। अब भगवान बुद्ध का धम्म माने कोई पूजा पाठ या कोई इस प्रकार का नहीं, बल्कि एक शुद्ध नैतिक मानव का कैसे विकास हो, शुद्ध नैतिक मानव समाज का विकास कैसे हो, आपके दुख कैसे दूर हो, दुख के कारण आप खुद ही हो, आप तमाम ईर्ष्या, द्वेष, प्रतिद्वंदिता, लोभ, मोह पैदा किए हो, तो और वो दिमाग से पैदा होता है, तो वो दिमाग का शुद्धिकरण कैसे हो, ये बुद्ध का मार्ग था। तो उन्होंने कहा नहीं, ये मार्ग जो हमने जाना है ये मेरे तक सीमित नहीं रहे, बल्कि सबके कल्याण के लिए जाए। तो वहीं से ये बहुजन शब्द लिया गया, और उन्होंने कहा कि इस देश के बहुजनों को हमें हुक्मरान बनाना है। हुक्मरान बनाने की बात बहुत अच्छी है, बहुत रोमांटिक है, बहुजनों को हुक्मरान होना भी चाहिए। उन्होंने उसके लिए जी तोड़ मेहनत की, बहुत मेहनत की। उन्होंने शादी भी नहीं की थी, तो स्वतंत्र थे, परिवार की जिम्मेदारी नहीं, बीवी की जिम्मेदारी नहीं, बच्चों की जिम्मेदारी नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, तो अपना पूरे देश में उन्होंने भ्रमण किया और सब लोगों को जागरूक किया। और उन्होंने कहा कि बहुजन समाज अब हाथ नहीं फैलाएगा, यानी लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला बनेगा, और केंद्र की सत्ता में, राज्यों की सत्ता में आकर के अपने सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक सबके विकास का वो काम करेगा। यहाँ तक तो बाबू जगदेव प्रसाद और इनकी दोनों की बातें ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा, जैसे बाबू जगदेव प्रसाद कहते थे कि शोषित की लड़ाई शोषकों के साथ नहीं लड़ी, यानी शोषक के साथ शोषित राजनीति भी नहीं कर सकता। कुछ समय तक मान्यवर काशीराम का भी यही एजेंडा रहा, और बाम साहेब का एक बहुत प्रसिद्ध नारा विवादास्पद था, पता नहीं लगाया कि नहीं लगाया, लेकिन
चर्चा में आता है कि भाई ब्राह्मण ठाकुर बनिया छोड़ बाकी है सब DS4। तो जो DS4 के माध्यम से जिस बहुजन समाज की उन्होंने बात की, उसी के माध्यम से वो राजनीति भी खड़ा करना चाहते हैं। तो इस बातों में तो दोनों में समानता है। बाबू जगदेव प्रसाद और इनके में जो कार्य करने की प्रक्रिया थी, उसमें एक सबसे बड़ी असमानता ये थी कि बाबू जगदेव प्रसाद संघर्षशील आदमी थे। सड़क पर उतर करके उन्होंने संघर्ष किया। मतलब वो आंदोलन की राजनीति, धरने की राजनीति, प्रदर्शन की राजनीति, घेराव की राजनीति, वो चूँकि राम राजनीति के वो वहीं से प्रवेश लिए थे, भाई लोहिया जी के साथ काम किए थे। तो लोहिया समाजवादियों का जो राजनीतिक काम करने का जो तरीका था वही था ना, धरना प्रदर्शन। हाँ, लोहिया जी कहते थे ना कि जिंदा कौमें 5 साल तक प्रतीक्षा नहीं करती। यानी अगर अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है तो गलत करने का प्रतिरोध करो। हाँ हाँ, न मानेंगे न मारेंगे, हम बैठेंगे, हम हिंसा भी नहीं करेंगे लेकिन हम मानेंगे भी नहीं। तो धरना प्रदर्शन आंदोलन ये बाबू जगदेव प्रसाद के राजनीतिक उनके मार्ग का हिस्सा था। मान्यवर काशीराम जी का ये था कि भाई समाज, बहुजन समाज कमज़ोर है, उसको अनावश्यक इन चीज़ों में मत उलझाइए और कैडर दे करके शांति से उनको आप संगठित करिए। और कैडर देकर शांति से संगठित जब आप कर देंगे, और हर 5 साल बाद चुनाव होता है, तो चुनाव के माध्यम से अगर आपके विधायक 403 में यहाँ 205 हो जाए तो आप मुख्यमंत्री बन जाओ कि न बन जाओ। इसी ढंग से केंद्र में अगर आपके 275 MP हो जाए तो आप प्रधानमंत्री बन जाओगे। तो उनका ये कहना था भाई इसमें हिंसा, आंदोलन, धरना प्रदर्शन की क्या ज़रूरत है। अनावश्यक पुलिस लाठी चलाएगी, अनावश्यक मुकदमे होंगे, आप लोग गरीब आदमी हो, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे। तो ये जो राजनीतिक तरीका था दोनों व्यक्तित्वों का तरीका अलग था। इन्होंने शांति से बहुजन समाज को कैडराइज किया। रात के कैडर होते थे, गांव लोग जाते थे, लोगों को इकट्ठा करके कैडर में बहुजन की बात होती थी, हम कैसे हुक्मरान बनेंगे, सारी जातियों को एक करने का काम किया जाता था। और बाबू जगदेव प्रसाद का तरीका आंदोलन का था, वो सड़क पर उतर कर काम करते थे। तो ये दोनों के तरीकों में अंतर था। लेकिन जो ये सबसे बड़ा मौलिक अंतर था, बाबू जगदेव प्रसाद वामपंथी परंपरा में पले बढ़े थे। उनकी जो वैचारिकी थी वो वामपंथ की थी, और वामपंथ का ही एक सॉफ्ट एडिशन कह लीजिए, सॉफ्ट एडिशन वो समाजवाद है। तो वो दूसरी परंपरा से आए थे। और काशीराम साहब, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपना गुरु मान करके उनकी विचारधारा से उनको पढ़ करके कि हम बाबा साहब के सपनों को साकार करेंगे। इसलिए उन्होंने अशोक राज की बात कही, अशोक के सब उन्होंने बुद्ध की बात कही, उन्होंने पूरी बाबा साहब के विरासत से राजनीति को खड़ा किया। तो ये दोनों के राजनीतिक दृष्टिकोण में अंतर था। लेकिन जो सबसे बड़ा अंतर है वो ये है, जैसा मैंने कहा कि बाबू जगदेव प्रसाद इस देश में एक राष्ट्रीय स्तर की लोकतांत्रिक पार्टी बनाना चाहते थे। वो डेमोक्रेसी में विश्वास रखते थे। डेमोक्रेसी में विश्वास। और काशीराम साहब इस देश में एक राष्ट्रीय स्तर की बहुजन की पार्टी बनाना चाहते थे। लेकिन वह पार्टी बनाने का जो रास्ता था, मान्यवर काशीराम का अलग था और बाबू जगदेव प्रसाद का अलग था। मान्यवर काशीराम का ये था कि इन्होंने महाराष्ट्र का जो राजनीतिक परिदृश्य था, बाबा साहब ने एक रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाई थी, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो पाया, उससे काम भी नहीं हो पाया, तब तक वो उनकी डेथ हो गई। इसके बाद रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया महाराष्ट्र में कुछ लोगों ने उसको रिवाइव किया, वो आजीवन राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गया। फिर उसके विद्रोह से दूसरे ने रिपब्लिकन पार्टी बना ली, वो आजीवन राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गया। फिर तीसरे ने रिपब्लिकन पार्टी वो आजीवन। इस ढंग से बाबा साहब की रिपब्लिकन पार्टी भी कई पार्टियों में बट गई। और बट इसलिए गई कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष में बदलाव नहीं किया। काशीराम साहब ने कहा कि भाई ये टुकड़ों में रिपब्लिकन पार्टी बट गई, इससे काम नहीं चलेगा, हम एक बहुजन समाज पार्टी का निर्माण करें। उत्तर प्रदेश में शून्यता थी, बिहार में भी शून्यता थी, पूरे देश में शून्यता थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी की राजनीति और बिहार में लालू यादव की राजनीति। तो यहाँ गैर यादव सब परेशान थे, मध्य प्रदेश में भी इसी ढंग से, हरियाणा में भी, उत्तर प्रदेश में भी। वहाँ गुर्जर और जाट के राजनीतिक प्रभुत्व से परेशान थे।
तो काशीराम ने ये जो प्रभुत्वशाली जातियां थी, जो राजनीतिक तौर पर दूसरों को स्पेस नहीं दे रही थी, उनको स्पेस दिया, उनके बरक्स उन लोगों को स्पेस दिया जिनको अब तक राजनीति में स्पेस नहीं था। लेकिन उन्होंने बाबू जगदेव प्रसाद की भांति लोकतांत्रिक पार्टी की कोई धारणा नहीं बनाई। इसीलिए 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनी और 84 से 2002 तक मान्यवर काशीराम जी स्वयं रहे अध्यक्ष, यानी 18 साल तक। और इतने लंबे समय तक जब आप राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे तो स्वाभाविक है कि हर आदमी की इस देश में एक जाति है, हाँ, तो एक जात बिरादरी के लोगों को हर जगह प्रभुत्व उस पार्टी में हो गया, वही मंडल कोऑर्डिनेटर, वही जिला अध्यक्ष, उन्हीं का सब चलने लगी। और बाकी सब बहुजन समाज की जो अन्य जातियां थी वो चेले टाइप की उनके हो, यानी उसमें भी राजनीतिक तौर पर द्वितीय श्रेणी के नागरिक हो गए जो अन्य पार्टियों में था। तो आप देखिए कि 83-84 से ही पार्टी में या शुरू से ही विद्रोह शुरू हो गया। राज बहादुर कोरी जी ने विद्रोह किया, राम लखन वर्मा जी ने विद्रोह किया, डॉक्टर मसूद ने विद्रोह किया, सोनेलाल पटेल ने विद्रोह किया, और विद्रोह का सिलसिला बीएसपी से अब तक चल रहा है। हाँ, तो ये इसलिए चल रहा है कि बाबू जगदेव प्रसाद ने जो लोकतांत्रिक पार्टी बनाने का ढांचा दिया था, अगर बहुजन समाज पार्टी को मान्यवर काशीराम जी लोकतांत्रिक बनाने का प्रयास करते, अब उनके अंदर ये बात हो सकती है, धारणा हो सकती है कि दूसरे के हाथ में नेतृत्व जाएगा तो सब पार्टी को बेच खाएंगे, सब ध्वस्त हो जाएगा। तो इसका अर्थ हुआ कि आपके अतिरिक्त पूरे देश में कोई अच्छा आदमी नहीं है, तो फिर तो आप हरदम रहेंगे नहीं। कोई जो है अमृतत्व का रस पीकर तो आया नहीं है इस देश में। हाँ, तो मतलब कहीं ना कहीं डर था काशीराम साहब के अंदर कि अगर किसी दूसरे के हाथ में जाए तो पार्टी की बिखर ना जाए, कहीं टूट ना जाए, कहीं मतलब कोई कब्जा ना कर ले। देखिए ऐसा है, अगर लोकतंत्र में आपको बड़ा काम करना है तो रिस्क लेना पड़ेगा, दूसरों पर भरोसा करना पड़ेगा, और आपको हजारों लाखों प्रतिभाशाली नौजवानों को पैदा करना पड़ेगा। और आपको तो 5 साल बाद हट जाते, सुखलाल कुशवाहा राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाते मध्य प्रदेश की, एक जात भी बदल पाती, एक प्रांत भी बदल, और आपको प्रसन्न होना चाहिए था कि हमारा एक ट्रेंड आदमी आ गया जो हमारे राजनीतिक विरासत को, हमारे दृष्टि को, विजन को, बहुजन मूवमेंट को, बहुजन मिशन को लेकर आगे बढ़ेगा। फिर कभी आप बिहार के किसी आदिवासी को बना देते, फिर कभी हरियाणा के गुर्जर को बना देते। तो ऐसा नहीं था कि अगर आप सोचते कि इस टाइप की लोकतांत्रिक पार्टी बनानी है तो योग्य व्यक्तियों की कमी है। आज इतने लोग 3000 पार्टी बनाए हैं, 3000 राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कि नहीं, 3000 योग्य लोग हैं कि नहीं है। चलो 3000 में कुछ अयोग्य होंगे तो 100-200 तो योग्य लोग हैं ना जो पार्टियां चला रहे हैं। तो क्या वो एक ही पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर अयोग्य हो जाते? नहीं, वो तो योग्य रहते ना। तो एक ही राजनीतिक दल में काम करने का जो विजन बाबू जगदेव प्रसाद का था वो काशीराम साहब का नहीं था। आजीवन वो रहे, फिर जब वो शारीरिक रूप से कमज़ोर हो गए तो बाद मायावती जो उनकी जात बिरादरी की थी, तो भाई एक जात बिरादरी की पार्टी तो बन ही जाएगी ना। तो एक जात बिरादरी की पार्टी अगर बन जाएगी तो विद्रोह होगा, अन्य जातियों के लोग पार्टी बनाएंगे। दुर्भाग्य है कि वो भी वही काम कर रहे हैं जो इन्होंने किया। तो बाबू जगदेव प्रसाद का जो एक लोकतांत्रिक पार्टी बनाने का विजन था वो शायद काशीराम जी का नहीं था। इसीलिए शुरुआत में जैसे कहते थे ना कि एक राजनीतिक शून्यता थी, हाँ, मतलब कांग्रेसी राजनीति के विरुद्ध एक शून्यता थी, या बीजेपी उभर रही थी उस समय, तो एक राजनीतिक शून्यता थी पिछड़ों में, दलितों में और गैर यादव उत्तर भारत की जातियों में। तो सब लोग लग गए, तो वो राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उसकी स्थापना हो गई। लेकिन धीरे धीरे अब तो लगता है कि उसका राष्ट्रीय स्वरूप भी चुनाव आयोग पुनर्विचार करेगा तो समाप्ति हो जाएगा। तो काशीराम साहब और अंबेडकर साहब, वो बाबू जगदेव प्रसाद के विजन में यही अंतर था कि वो राष्ट्रीय स्तर की एक लोकतांत्रिक पार्टी चाहते थे, शोषितों की पार्टी चाहते थे, ये भी चाहते थे बहुजनों की पार्टी यानी शोषितों की पार्टी, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी चाहते थे, केंद्र में हुक्मरान बनाना चाहते थे। लेकिन मूल अंतर था कि वो लोकतांत्रिक राजनीति चाहते थे और काशीराम साहब को लोकतांत्रिक राजनीति में या यकीन नहीं था, या उनका विजन नहीं था, या जानबूझ करके उन्होंने ऐसा किया। ये तो शोध का विषय हो सकता है, जो उनके करीब रहे हों, उनकी बातें सुने हों, उनके जो इनर कैबिनेट के लोग रहे हों, कमरे में क्या बात होती थी, अंदर क्या सोचते थे, मंच पर क्या बोलते थे, वो वही बता सकते हैं। लेकिन
जो सामने बात आई वो आई कि काशीराम लोकतांत्रिक राजनीति विकसित होने नहीं देना चाहते और लोकतांत्रिक संगठन को वो मानते थे कि यह बहुजन राजनीति को चौपट कर देगा। ये उनका दृष्टि था, उनकी समझ थी। उनकी समझ गलत हो सकती है, और ये भी गलत हो सकती है, गलत हो सकती है। अब जरूरत है कि बहुजन राजनीति का लोकतांत्रिकरण हो और बहुजन राजनीति का या शोषित राजनीति का या वंचित राजनीति का बिना लोकतांत्रिकरण के आप केंद्र की सत्ता में नहीं पहुंचोगे, न राष्ट्रीय स्तर का दल बना पाओगे, न राष्ट्रीय स्तर की राजनीति कर पाओगे, न सभी जातियों को भागीदारी दे पाओगे और न आपकी समस्या दर्द और न आपकी ढेर सारे रोने का समाधान हो पाएगा। जैसा कि आपने कहा कि सर राजनीतिक जो दल होगा वो मतलब राष्ट्रीय स्तर होगा जब वो लोकतांत्रिक होगा। बाबू जगदेव प्रसाद जी ने अपने समय में 1967 से लेकर और 1974 तक लगभग 4 मुख्यमंत्री उनके समय में बदले। जिस कह लीजिए कि उनके आंदोलन और उनकी विजन से 4 मुख्यमंत्री बने और पार्टी में बदलाव हुआ और उसमें पार्टी लगभग यूपी बिहार में 67 MLA हुआ करते थे। मानवर काशीराम साहब ने बीएसपी बनाई। बीएसपी में वो जैसे 18 साल तक वो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। उनके समय भी 2 से 3 बार बहन जी को मुख्यमंत्री बनने का मौका आया, तो बहन जी ही बनी। तो क्या एक ये भी वजह है कि उन्होंने हमेशा एक जाति या कह अपने खास आदमी को ही महत्व दिया और बाबू जगदेव प्रसाद का विजन दूरदृष्टि था, तो वो सभी को बारी बारी से मौका दे रहे थे? देखिए, ऐसा है कि आप राजनीति में कितना बड़ा दायरा बनाते हैं, ये दायरा महत्वपूर्ण है और दायरा सिर्फ बात से नहीं होता। दायरा पार्टी की रीति नीति, संगठन, पार्टी के संविधान और पार्टी किस ढंग से रूप से व्यवहार कर रही है, इस पर दायरा सेट होता है। क्या इस देश में एक जाति अकेले राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बन सकती है? नहीं बन सकती। क्या एक वर्ग भी नहीं बना सकता? नहीं, संभव ही नहीं। और क्या एक वर्ग अपने आप में इकट्ठा हो सकता है? वहाँ भी तमाम जातियाँ हैं। तो अगर जैसे कई बार मान लो मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला तो वो खुद नहीं बने, दूसरे बने। बीपी मंडल जी बन गए, हाँ, और वो सतीश प्रसाद सिन्हा जी बन गए, कर्पूरी ठाकुर तो बाद में बने जो है। तो इस ढंग से उनके अंदर कोई लोभ लालच नहीं था। देखिए, राजनीति में जो मसीहा बनना चाहता है तो उसको त्याग करना पड़ेगा। हमारे यहाँ दिक्कत है, कोई मोहन भागवत नहीं बनना चाहता। हर आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, 3 पद को छोड़कर उसके पास चौथा कोई पद नहीं है। उसके पास गुरु का पद नहीं है, संरक्षक का पद नहीं है। वो मोहन भागवत नहीं बनना चाहता। अब आलोचना उन लोगों की करेंगे। तो बाबू जगदेव प्रसाद निष्क्रिय होकर के त्याग के साथ, हाँ, मतलब लोगों को आगे बढ़ाया और काशीराम ने अपने को खुद को आगे बढ़ाया, खुद को प्रोजेक्ट किया और इसके बाद अपने जात के दूसरे नेता को उत्तराधिकारी बना दिया। हाँ, अब बहन जी बातें चाहे जितना कहे, उन्हीं के परिवार से अगला उत्तराधिकारी होगा। तो ये बेसिक सोच और चिंतन में अंतर है, लेकिन दोनों महापुरुषों ने अपने अपने ढंग से बहुजन समाज को, शोषित समाज को जगाने का, संगठित करने का, एक करने का प्रयास किया। तो दोनों का अपना अपना ऐतिहासिक महत्व है। शोषित बहुजन समाज की राजनीति में दोनों के प्रति सम्मान है, दोनों के पास आदर है, आस्था है। लेकिन जब आगे भविष्य की राजनीति का आप संचालन करना चाहते हैं, संभावना ढूंढना चाहते हैं, भविष्य की राजनीति का विकल्प क्या हो, इस पर जब चर्चा करना चाहते हैं तो सारे व्यक्तित्वों की समीक्षा करके जहाँ कमी थी उसको भी, जैसे काशीराम का ये तरीका बहुत अच्छा था। पहले समाज को संगठित कर लीजिए राजनीतिक रूप से, घर घर जाकर कैडर के माध्यम से, बिना हो हल्ला के, बिना हंगामा के, बिना सड़क पर आए, बिना विरोध के, बिना धरना के, प्रदर्शन के। ये उनका बेहतर विजन था। और बाबू जगदेव प्रसाद का वो जुझारू आदमी थे, संघर्षशील आदमी थे, उसका उनको खामियाजा भी एक ढंग से भुगतना पड़ा। मतलब समाज इतना तैयार नहीं था कि उस दिशा में लड़ सकता था। लेकिन दूसरा सिक्का का पहलू देखिए कि जो उनका लोकतांत्रिक विजन था वो कोई चर्चा भी नहीं करता है, कोई चर्चा न करता, न वो काशीराम जी का विजन था। उन्होंने तो पहली बार यादव को बना दिया, दूसरी बार कुर्मी को बना दिया। आज किसी में साहस है? पूरे देश में नहीं है। सोनेलाल पटेल जी बनाए, 95 में बनाए, 2008 तक वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। अब उनकी 4 बेटियां, 2 पार्टी बन गई। 2 पार्टी हो सकता है भविष्य की संभावना में हो। सर, बाबू जगदेव प्रसाद की बात आप करते हैं और आप लगातार डेमोक्रेसी की बात करें, आप लगातार बात करते हैं कि देश में अगर पिछड़ों की, दलित पिछड़ों की अगर राष्ट्रीय स्तर की लोकतांत्रिक पार्टी होगी तभी आगे बढ़ सकते हैं। आपने सम्यक पार्टी का गठन किया और कई बुद्धिजीवियों, जैसा कि आप कहते हैं, बुद्धिजीवी चर्चा होनी चाहिए। जब आपने गठन किया, कई प्रोफेसर, कई बुद्धिजीवी, कई पत्रकारों से चर्चा करके आपने सम्यक पार्टी गठन किया। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, आपने परिवर्तन की शुरुआत करी और परिवर्तन हो भी रहा है। हमने जहाँ तक देखा आपकी पार्टी में परिवर्तन हो रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का बदलाव हो रहा है, बूथ स्तर के लोग भी बदल रहे हैं। तो क्या माना जाए कि भविष्य में
जो शोषित समाज है उनके पास राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के अलावा कोई और विकल्प भी है या और कोई पार्टी भी है जो मतलब राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश में नेतृत्व कर सकती है? ऐसा है कि शोषित समाज या बहुजन समाज के पास राष्ट्रीय स्तर की एक लोकतांत्रिक राजनीति, एक राजनीतिक दल के अतिरिक्त और न कोई विकल्प है, न कल्याण का मार्ग है। सम्यक पार्टी वही एक विकल्प प्रस्तुत कर रही है और ये भविष्य की पार्टी है, ये भविष्य की पार्टी है। अभी तो लोग संघर्ष कर रहे हैं, अभी लोगों को तो चूँकि समाज में ज़्यादा लोग तो तत्काल लाभ वाले हैं, तो तत्काल लाभ के चक्कर में वो जो स्थापित दल हैं उनके साथ जिला पंचायत का सदस्य बन जाएं, 5 लाख खर्चा होगा और 25 लाख में बिक जाएंगे, तो 20 लाख का धंधा 3 महीने में हो गया, कहाँ होगा। ऐसे कोई ठेकेदार बनना चाहता है, कोई प्रधान बनना चाहता है, कोई कुछ नहीं तो हम इस बड़ी पार्टी के सदस्य हो जाएं तो पड़ोसी को हड़का कर रखेंगे, अपने भैये को हड़का, किसी की संपत्ति, कोई प्रॉपर्टी, व्यक्तिगत लालच में, सब व्यक्तिगत लालच में। विजन क्या है, कौन सी राजनीति आप खड़ा कर रहे हैं, किस राजनीति के लिए आप काम कर रहे हैं? हाँ, कुछ लोगों का है ये कौन देखा है फ्यूचर, पहले वर्तमान में हम कुछ बन जाए। तो जब तुम्हें फ्यूचर की ही चिंता नहीं है तो वर्तमान भी नहीं सुधरेगा। भाई जब आज आप बनाना शुरू करोगे फ्यूचर को, भविष्य को अच्छा करने के लिए, तो वही फ्यूचर कल का वर्तमान भी हो जाएगा ना। भाई आज 2025 में जब काम शुरू करोगे तो 2028 में तो वर्तमान होगा ना, 2032 में वर्तमान होगा ना, 2040 में तो वर्तमान होगा। तो आप एक ढंग से वर्तमान भी व्यर्थ कर रहे हो और आने वाले वर्तमान को भी, यानी भविष्य को व्यर्थ कर रहे हो। तो आने वाली पीढ़ी निश्चित रूप से अगर पूछेगी कि हमारे पुरखों ने क्या किया, तो हम लोग कम से कम कह सकते हैं बाबू जगदेव प्रसाद ने किया, काशीराम साहब ने किया, सम्यक पार्टी कर रही है। और जो तमाम कमियां थी, तमाम बातें थी, उनसे सीख करके हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से कैटेगराइज करके, हमसे भी लोग कहते हैं कि आप सड़क पर कहीं, अरे भाई कहाँ दिखाई दे सड़क पर, हम लोगों को पहले कैटेगराइज कर रहे हैं शांति से, कहाँ भिड़ा दें उनको। हाँ सही बात। और कुछ लोग तो जिनको व्यक्तिगत अपना चमकाना है चेहरा, तो उनको लड़ने का स्पेस भी यही सामंती राजनीति दे रही है कि लड़ो, हम आपका चेहरा चमकाते हैं। और दलित पिछड़ों में इतने चेहरे चमक जाएं कि सब अपने अपने को राष्ट्रीय अध्यक्ष, सब अशोक, सब सम्राट चंद्रगुप्त, हाँ सब क्रांतिकारी, सब शहीद भगत सिंह, सब शहीद चंद्रशेखर, सब बन जाए, और इतने बन जाएं कि हिमालय के अलग अलग सब एवरेस्ट हो जाएं और कभी मिलने की उनमें गुंजाइश न हो। तो ये तो सामंती राजनीति के लिए मुफीद है और हमारे यहाँ ऐसे ही राजनीति खड़ी हो रही है। उस राजनीति में एक हम लोग स्वस्थ विकल्प दे रहे हैं जहाँ व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं होगा, जहाँ हम लोग सामूहिक मिल करके राजनीति सब करेंगे, मिल करके करेंगे सब लोग। तो आपने सुना हमारे साथ थे तपेंद्र सर ने कहा कि बाबू जगदेव प्रसाद और मान्यवर काशीराम साहब की राजनीति में क्या अंतर था, विचारधारा में क्या अंतर था और क्या विजन था दोनों का, वो सारी बात बताई। और सर ने कहा कि जब तक देश में एक लोकतांत्रिक पार्टी गठन नहीं होगा जो पूरे देश में काम कर सके, उसमें बदलाव हो सके, जहाँ बदलाव होता है वहीं लोकतंत्र है, वहीं डेमोक्रेसी है, तभी पूरे देश में दलित पिछड़ों की सरकार बनेगी, तभी वो देश पर राज कर सकते हैं, तभी अपनी समस्या समाधान कर सकते हैं, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। आप लोगों की क्या राय इस वीडियो को लेकर, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।